हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा कि मैंने बोला था, इसको यूनिट वाइज वन शॉट में ख़त्म करेंगे। मैं इन डिटेल करवाऊंगा, तुम्हें कोशिश करनी है कि इसे इन डेप्थ में ही पढ़ने का, क्योंकि ये अकेले तुम्हें पास करवा सकता है लॉ में। मैंने शोगा एंड LLP ऑलरेडी कर दिया है, तो 27 मार्क्स के तो उधर कंप्लीट हो चुके हैं, एंड इधर 32 मार्क्स का यहाँ हो जाएगा, तो 59 मार्क्स के तो हो गए टोटल। तो तुम तो यही 3 चैप्टर करके ही पास हो रहे हो लॉ में, ठीक है। लेकिन मैं कंपनी भी लाने का ट्राई करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करो। नोट्स वहाँ मैं ये वीडियो अपलोड होते ही डाल दूंगा। एंड पता है, लॉ थ्योरी पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है। इसे मैं आज प्रूव करूंगा भाई। मैं एग्जाम्पल में यूनिट 1 ख़त्म कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला ये कुछ इंट्रोडक्शन है, समझ लो। इसमें एग्जाम में वैसा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूडेड थे, ठीक है। बाद में इन दोनों को अलग कर दिया गया। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? जनरल प्रिंसिपल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये क्लॉज और सबसेक्शन के बीच में ये मैंने ऐसे डिफरेंस लिखा था, मेरे को समझने में दिक्कत होता था। अगर तुम्हें ये सब नहीं समझ में आता तो मेरे को बता देना, मैं इस पर शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। सो अब यहाँ से मुद्दे की बात पे आते हैं। सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 अप्लीकेबिलिटी बताता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। तो लिखो होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है, ठीक है। सेक्शन 2, अब बात करते हैं डिफिनेशंस के बारे में। सो सबसे पहला ही डिफिनेशन है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो चैप्टर का नाम है, कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हमें कुछ चीज़ उससे पहले समझना होगा। सो चलो समझते हैं एक मस्त एग्जाम्पल से। ये कहानी काल्पनिक है, इसे सच्ची घटना से आधारित नहीं है। सो मैं मस्त तैयार होके एकदम सूट वूट पहनकर शाम में गया नेहा शर्मा के पास, और नेहा शर्मा को मैंने जाकर बोला, नेहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? नेहा बोली, मैं तो तुम्हारे प्यार में कब का गिर गई हूँ, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए हमेशा से तैयार हूँ। यहाँ जो मैं नेहा के पास गया और मैंने उसे बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये मैंने उसे ऑफ़र दिया, ठीक है। उसने बोला, हाँ मैं तुम्हारे प्यार में गिरी हुई हूँ, मेरे को शादी करना है तुमसे। तो ये एक्सेप्टेंस हुआ, यानी मैंने ऑफ़र दिया, उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। जैसे ही उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, अब हम दोनों के बीच में हो चुका है प्रॉमिस, यानी अब हम हैं दो जिस्म एक जान, भाई साहब। तो देखो, सबसे पहले एक ऑफ़र मेड होता है। ऑफ़र सबसे पहले ऑफ़र दिया जाता है। मैंने नेहा को ऑफ़र दिया कि तुम मेरे से शादी करोगी, मैंने ऑफ़र दिया। क्या उसने एक्सेप्ट किया? हाँ भाई, उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है प्रॉमिस, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज बी में। यानी जैसे ही एक्सेप्ट होगा वो बन जाएगा प्रॉमिस, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब इसमें, इस प्रॉमिस में अगर कोई कंसीडरेशन ऐड हो जाए, यानी कुछ पैसे, कंसीडरेशन डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि कंसीडरेशन अगर कोई पैसे इंक्लूड हो जाए तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। यानी ऑफर मैंने दिया, उसने एक्सेप्ट किया, बन गया प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन जैसे ही ऐड होगा वो बन जाएगा क्या? एग्रीमेंट, 2E, ठीक है। एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट सपोज करो कैसे बनेगा। मान लो हम दोनों ने प्रॉमिस हो गया हम दोनों के बीच में, मैंने बोला विल यू मैरी मी, उसने बोला यस आई विल मैरी यू। सो उसके बाद मैंने बोला कि देखो, मैं ऐसा दहेज वहेज में विश्वास नहीं रखता, लेकिन भाई समाज में मेरे को बिजनेस करना है। तुम तो भाई अपनी एक्टिंग से पैसा कमा लोगी, लेकिन मेरे को कमाना है बिजनेस करके, तो इसलिए तुम्हें मेरे को 1 लाख रुपए देना होगा, बदले में मैं तुम्हें अपनी स्कूटी दूंगा। तो यहाँ कंसिडरेशन हो गया ऐड। तो अब ये बन चुका है एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में, ठीक है। प्रॉमिस में जैसे कंसिडरेशन ऐड हुआ वो बन गया एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल होगा, इन्फोर्सिएबल यानी उसको हम कोर्ट ले जा सकते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब मेरे पास पावर हो, अगर नेहा बैकआउट हो जाती है बाद में कि मैं नहीं कर रही, तो मैं उसे कोर्ट ले जाने का पावर रखता हूँ, राइट रखता हूँ। तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट,
यानी एग्रीमेंट में जैसे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड होगा वो बन जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब राइट टू टेक अ पर्सन टू ए कोर्ट, यानी हम दोनों में से कोई भी बैकआउट होगा तो दूसरे के पास अगर ये राइट है कि वो कोर्ट में जाकर केस कर सकता है तो वो कहलाता है कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा, और जैसे ही वो इन्फोर्सिएबल होगा वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक तुम्हें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। ऑफर, मैंने कोई चीज किसी को दी, अगर उसने वो चीज एक्सेप्ट कर ली तो वो एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस जैसे हुआ तो वो बन जाएगा प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट में जैसे ही इन्फोर्सिबिलिटी आएगा वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, अब लिखना कैसे है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी लीगल ऑब्लिगेशन कुछ हो, कोर्ट वगैरह का चक्कर हो सकता है। एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग फॉर ए कंसीडरेशन। एग्रीमेंट कुछ नहीं है, एक प्रॉमिस है जिसमें कंसीडरेशन है, बस सिंपल सी बात है। अब प्रॉमिस क्या है, व्हेन ए पर्सन मेड एन ऑफर, जब हम ऑफर दिए नेहा को कि विल यू मैरी मी, और उसने असेंट दे दिया यानी अप्रूवल दे दिया इस प्रपोजल को, यस आई विल मैरी यू, तो वो बन जाएगा कि वो माना जाएगा कि ऑफर एक्सेप्टेड हो गया, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेड हो गया तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। सिंपल बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, तुम्हारा मॉड्यूल में पहला क्वेश्चन यही है, ऑल एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, यानी कि सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब कैसे सारा एग्रीमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कोई लीगल रिलेशनशिप हम लोग क्रिएट ही नहीं करना चाहते थे, मान लो हम लोग जो मैं और मेरे और नेहा के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें हम लोग ने इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं रखा कि हम लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं चाहते थे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाया, नहीं, ये एग्रीमेंट ही रह गया। जब तक उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और इन्फोर्सिबिलिटी आने के लिए टोटल 10 चीज़ होना चाहिए, 10 चीज़ होगा तब इन्फोर्सिबिलिटी आएगा, और वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आएगा। देखो, सेक्शन 10 के हिसाब से ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाय, सेक्शन 10 बोलता है कि सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब वो ये 5 चीज से बनेगा। क्या, पहला फ्री कंसेंट, यानी कि दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, यानी मैं नेहा अपने मन से मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो अपने मन से, कोई उस पर प्रेशर ना पड़े, अपने मन से वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना चाहती है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होना चाहिए, यानी हम दोनों कैपेबल होने चाहिए कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, यानी कि हम लोग को 18+ होना होगा, क्योंकि 18+ तो माइनर होता है और माइनर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है। तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, कोई ऐसा चीज कंसिडरेशन जो होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए, यानी कुछ इलीगल कंसिडरेशन नहीं दे सकते, यानी कि मान लो कोई भी चीज़, मैंने बोला कि अगर तुम मेरे से शादी करोगी तो मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा, भाई ये तो इलीगल है, यहाँ तो सरकार आके तुम्हें मार के चला जाएगा। एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट एक्सप्रेसिवली वॉइड, यानी कुछ हैं ऐसे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि ये वॉइड ही है, यानी इस पे केस तो हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता, तो वैसे चीज़ भी नहीं इंक्लूड होना चाहिए। ये जो है ये वाली बातें नॉट एक्सप्रेसिवली वॉइड, ये यूनिट 3 में डिटेल में है, तो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हें मैं लेकर सब जगह जाऊंगा, तो तुम लोग ज्वाइन किए हो, अगर देख रहे हो ये वीडियो तो बस जुड़े रहो, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा ख़त्म करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेक्शन 10 ने क्या बोला, 5 बातें कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों का मन होना चाहिए, उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। दूसरा बात क्या बोला कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं हो सकता। तीसरा बात क्या बोला कि कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, यानी दोनों 18+ होने चाहिए, दोनों का दिमाग सही होना चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट में कि वो एक्सप्रेसिवली वॉइड ना हो, ये बातें बस बोला। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट भी, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, यानी कोई ऐसा चीज़ के लिए नहीं, किडनैपिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते भाई, इसमें ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा लॉफुल नहीं है।
सेक्शन 10 तो बोला, लेकिन ये सेक्शन 10 अधूरा अधूरा सा है, ये होता है ना, इसके बिना वो अधूरा है। तो सेक्शन 10 अधूरा है। सेक्शन 10 को कंप्लीट करने के लिए कुछ अदर पार्ट्स भी हैं जो कि एग्रीमेंट में होने चाहिए। अब वो क्या क्या हैं? सबसे पहला तो 2 पार्टी होना चाहिए। एक एग्रीमेंट में 2 पार्टी। कभी हुआ है तुम आईने में जाकर तुमने बोला कि वाह मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा? भाई तुम खुद से कैसे शादी करोगे? 2 आदमी होने चाहिए कम से कम शादी करने के लिए, जैसे मैं और नेहा। भाई ये कहानी काल्पनिक है, सच्ची घटना पे आधारित नहीं है। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, खुद से तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सपोज करो ये पेन का कॉन्ट्रैक्ट मैं खुद से करूंगा, मैं बोलूंगा ये पेन मेरा है, मैं खुद को अपने आप को ये पेन 5 रुपये में बेच रहा हूँ। भाई कैसे कर सकते हो? बायर और सेलर 2 अलग आदमी होने चाहिए, एक ही आदमी नहीं हो सकता है। इसमें एक केस आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल। इसमें क्या होता है, रमन लाल का एक वो पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ठीक है। जब वो डिसॉल्व होने लगता है तो जो भी एसेट वगैरह बच जाता है, जो भी प्रॉफिट वगैरह बचता है, वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स वाला केस करता है रमन लाल पे, बोलता है कि तुमने जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया है ये भाई एक ट्रांजैक्शन है, इस पर मेरे को टैक्स दो। तो रमन लाल एक सिंपल बात बोलता है, भाई 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 सुन 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 सुन, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी पार्टनरशिप और उनके पार्टनर दोनों एक ही होते हैं, कंपनी जैसा नहीं होता है। तो हम लोग अपना ही एसेट अपना रख रहे हैं, तो यहाँ कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, एक खुद के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2 पार्टी होना चाहिए, यहाँ तो 2 पार्टी ही नहीं है, वो मेरा एसेट है, मैं खुद रख रहा हूँ। तो यहाँ पर रमन लाल की जीत हुई थी, ये जीत हुई थी, एंड स्टेट ऑफ गुजरात यानी इनकम टैक्स वाली की हार हुई थी, और बोला गया था कि खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। फिर दूसरा, पार्टी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। यानी मान लो इसका एक एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। इसमें हुआ क्या, एक पति जो है, एक हस्बैंड, वो बाहर रहता है, वो इंग्लैंड में रहता है, अपनी पत्नी से परेशान होकर बेचारा, उसकी पत्नी ने उसको वहाँ भी नहीं छोड़ा। उसने बोला कि भाई देख, तू वहाँ रहता है, मेरे को यहाँ बहुत खर्चे हैं, मेरे ज्वेलरी के खर्चे हैं, तू मेरे को मेंटेनेंस का खर्चा दे। तो पति बोला ठीक है, मैं तुम्हें मेंटेनेंस का खर्चा देता हूँ। उसके बाद कुछ दिन देने के बाद उसने खर्चा देना बंद कर दिया। ये वहाँ चली गई, वाइफ जो है कोर्ट गई और केस की अपने हस्बैंड पे कि देखो मेरे को बोला था उसने मेंटेनेंस का खर्चा देगा, लेकिन नहीं दिया। तो कोर्ट क्या बोलता है, ये तुम लोग का आपसी मामला है, यहाँ कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं हुआ है। कोर्ट का इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप फॉर्मेशन का, ये तुम्हारा सोशल एग्रीमेंट है, और सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जाके अपने पति से बात करो, हमें छोड़ दो। ठीक है। तीसरा, फुलफिलमेंट ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो उसका कुछ फॉर्मेलिटी होता है कि ऐसे बनेगा ये कॉन्ट्रैक्ट तभी सही होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखा हूँ मैंने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड तभी होगा जब वो रिटर्न में होगा। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सप्रेस भी बन जाता है, एक्सप्रेस बोल कर खाली, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब वो लिख के होगा। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो तुम्हें कंप्लीट करनी होगी, अगर नहीं करोगे तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सर्टेनिटी यानी सर्टन होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको समझ में आना चाहिए। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्जांपल है बुक में भी, मान लो मैं गया शॉप में, मैंने बोला मुझे 1 लीटर ऑयल चाहिए। अब कौन सा ऑयल, हेयर में लगाने वाला, खाना बनाने वाला, बहुत तरह के ऑयल होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ सर्टेनिटी ही नहीं है कि भाई कौन सा लगेगा, कौन सा ऑयल मांगा उसने। सर्टेनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल होना चाहिए, परफॉर्म होने लायक होना चाहिए। मैंने नेहा को कॉन्ट्रैक्ट करके ये बोला कि नेहा मैं तुम्हें चांद की मिट्टी ला के दूंगा। नेहा बोली ठीक है, तुम चांद की मिट्टी मेरे को ला के दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, मैं चांद का मिट्टी कहाँ से लाने जाऊँ। भले ही अगर एस्ट्रोनॉट रहता तो मेरे लिए पॉसिबल हुआ, मैं एज ए एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ पॉसिबल है। अरे इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, मैं बोलूँगा कि अभी मैं मैजिक से यहाँ नेहा शर्मा ले आऊँगा, तो भाई ये तो हो नहीं सकता भाई, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। मेरे पास मैजिक कहाँ से आएगा, मैजिक आएगा तो मैं नेहा शर्मा कहाँ से लाऊंगा, तो कुछ भी। एंड लास्ट, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर वॉइड, ये मैंने पहले भी बोला, यूनिट 3 में है। कुछ
कुछ जो एग्रीमेंट है उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, लॉ ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वॉइड है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, तो वो सब नहीं होना चाहिए एग्रीमेंट में। ठीक है, ये यूनिट 3 में तुम इन डिटेल पढ़ोगे, इसकी बात टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये देखो मैंने एक चार्ट बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट होने के लिए क्या, मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, मैंने नेहा को ऑफर दिया, नेहा ने एक्सेप्ट किया, बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस जैसे बन गया, उसके हमने इसमें कंसिडरेशन ऐड किया तो वो बन गया एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट बना, अब उसके बाद आगे की बात, एग्रीमेंट बना यानी 2 पार्टीज तो होंगे तभी एग्रीमेंट बना, क्योंकि 1 से तो हम खुद का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लीगल इंटेंशन होना चाहिए। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, देखो डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट इंक्लूड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अदर फॉर्मेलिटीज़ यानी कोई रिटर्न में है तो रिटर्न में बनेगा, एक्सप्रेस में बनना है तो एक्सप्रेस में बनेगा, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो तुम्हें पूरा करना होगा। सर्टेनिटी होना चाहिए, मतलब मैं क्या जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हूँ वो पूरी तरह से सर्टन होना चाहिए। अगर मैं ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहा हूँ तो मैं ऑयल मेंशन करूँगा कि कौन सा ऑयल मेरे को चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, यानी कि वो परफॉर्म करने लायक हो। अब मैं बोलूँगा कि मैं मैजिक से डायनासोर जिंदा कर दूँ, इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं मैजिक से डायनासोर जिंदा कर ही नहीं सकता। ये हो गए जो सेक्शन 10 में नहीं लिखे हैं। सेक्शन 10 में यहाँ 6 नंबर से लिखा हुआ है फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए। पहले तो मीटिंग्स ऑफ माइंड, मैं नेहा के पास गया, मैंने बोला तुम शादी करोगी, नेहा सोची कि उसका शादी होगा ऋतिक रोशन से, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे पूछ रहा हूँ मेरे लिए, वो सोच रही है कि मैं पूछ रहा हूँ ऋतिक रोशन के लिए, मैं ऋतिक रोशन का भाई, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है, मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है। मैंने उसे बोला कि तुम शादी करोगी, मैं ये सोच के बोल रहा हूँ कि मैं मेरे से शादी करोगी, ठीक है, वो ये सोच के हाँ बोल रही है कि मेरा भाई है ऋतिक रोशन, उससे शादी करने का बात हो रहा है। तो यहाँ पे मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। पहला तो ये हो गया फ्री कंसेंट में, और दूसरा मैंने ज़बरदस्ती उसको बोला कि भाई तेरे को शादी करना है, तो ये भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। फ्री कंसेंट में 2-3 चीज़ इंक्लूड होती है, ये भी यूनिट 3 में पढ़ोगे भाई, यहाँ का सब कुछ यूनिट 3 में है उठ पुट के, ये बात बता देता हूँ तुम्हें। कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का मेरे पास पावर होना चाहिए, यानी मेरे को मेजर होना पड़ेगा, 18+ होना पड़ेगा, उसके बाद मैं पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये इन लोग को पहले ही बोल देता भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। कंसिडरेशन यानी कुछ होना चाहिए इन रिटर्न, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड एक्सप्रेसिवली नॉट वॉइड होना चाहिए। जैसे ये सब बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक भी चीज मिसिंग होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। हो गया। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। वैलिडिटी के बेसिस पे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एग्रीमेंट और सारे चीज मिले हुए हैं, ये 10 के 10 चीज मिले हुए हैं, तो भाई वो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो गया। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो गया तो वो बन जाएंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या, इनमें से ये ऊपर में जितना मैंने बताया इनमें से कोई एक भी मिस कर गया तो इन्फोर्सिबल नहीं होंगे लॉ के द्वारा, और जब इन्फोर्सिबल ही नहीं होंगे तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, तो वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड यानी कि केस करने की पावर उसमें चली जाएगी, तो ये हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने सेक्शंस उतने इंक्लूड नहीं किए हैं, कुछ हैं जो बाय नेचर याद हो जाते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शंस जो है वो अवॉइड किया था लिखना। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बहुत छोटे छोटे सेक्शन हैं, 2J, फिर यहाँ आगे तुम पढ़ो 2I, भाई बहुत छोटे छोटे, उतना याद करना पॉसिबल नहीं है। और अगर सेक्शन तुम्हें याद नहीं है, तुमने नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन तुमने गलत लिखा तो भाई मार्क्स कटेंगे। तो भाई गलती करने से अच्छा तो मैं उसको अवॉइड ही करूंगा। कुछ सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेचर याद हो जाते हैं, तो भाई वो याद कर लेना, वो मैं याद करवा भी दूंगा पढ़ते पढ़ते ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब याद रखना, वॉइड अगर हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाया, वो तो एग्रीमेंट है ना भाई, एग्रीमेंट में ही वॉइड हो गया। उसमें 10 एसेंशियल होते तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता, वो बन जाता तो वो वैलिड होता, लेकिन वो वैलिड बना नहीं तो वो वॉइड हो गया। तो वॉइड एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, तो फिर इसमें क्यों डाला गया भाई, टाइप बनाना था ICI को, तो उसने इसलिए टाइप में डाल दिया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल है लॉ एट ऑप्शन ऑफ 1 पर्सन। इन सिंपल समझो, किसी ने गोली रखकर मेरे कनपट्टी पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो क्या वो जिसने गोली, तो इसमें मेरा फ्री कंसेंट नहीं है, मिसिंग है फ्री कंसेंट, तो है तो भले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड,
क्योंकि इसमें कोर्ट को तो नहीं पता है कि मेरे माथे पे गोली रख के ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। अगर मैं कोर्ट को ये प्रूव कर दूं कि भाई मेरा फ्री कंसेंट नहीं लिया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोर्ट जो है इसको वैलिड नहीं मानेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट को बोलेगा वॉइड है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है मेरे तरफ से, मैं कोर्ट जा सकता हूँ। वो काहे के लिए कोर्ट जाएगा भाई, उसने तो भाई धोखेधड़ी से मेरे से ही साइन लिया है, तो मेरे तरफ से वॉइडेबल है, उसके तरफ से वॉइडेबल नहीं है। जैसे कि एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, या कोई पार्टी को हम रोके काम करने से, या वर्क स्पेसिफाइड टाइम में परफॉर्म नहीं हुआ, ये सब हुआ। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। मैं और मेरा भाई सपोज करो हम लोग सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाए किडनैपिंग का, भाई चप्पल खोल के मारेगा सरकार। उसमें लॉ ही तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा लीगल नहीं है, भाई मार खाओगे तुम लोग, सब करना भी नहीं। अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाने में गलती हो गया। मान लो साइन दोनों का करना था, दोनों पार्टी का, हम एक साइन लेके चले गए कोर्ट बोलेगा भाई इधर सुन, लॉ पढ़ा है, हाँ दोनों का साइन चाहिए था, एक का साइन लेके आया, ये अनइन्फोर्सिएबल है, भाग यहाँ से, गलत है ये। यानी उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, हमने लिखकर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, हम बोल कर कॉन्ट्रैक्ट बनाए, मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में ही गलती कर दी, डेट कभी और गलत डाल दिया या ऑब्जेक्ट गलत डाल दिया, भाई ये सब जो है अनइन्फोर्सिएबल माना जाएगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एक्सप्रेस जो लिख कर बोल कर बोले हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लिख कर बना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बस सिंपल सी बात है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एसीडी से फॉर्म हो, यानी कि एक्शन कंडक्ट इससे फॉर्म हो, तो यानी कोई एक्शन कंडक्ट ऑफ द पार्टी से फॉर्म हो। इसका एक एग्जांपल दूंगा, मैं समझ जाऊंगा। तुम सपोज करो ट्रेन से उतरे अपना लगेज लेकर, और वहाँ लगेज तुम रखे हुए थे और तुम बस देख रहे थे, तभी एक कूली आया, तुम्हारा लगेज उठाकर तुम्हारे माथे पे नहीं, अपने माथे पे लेकर वो आगे बढ़ने लगा। तुमने देखा, तुम उसके पीछे पीछे गए, तुमने उसे मना नहीं किया कि भाई लगेज लेके मेरा मत जाओ, तुमने वो लेकर गया, तुम पीछे पीछे गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। किससे हुआ, कंडक्ट से हुआ, तुमने मना नहीं किया। तो अब जब वो जहाँ तुम्हें पहुँचना है वहाँ सामान जैसे ही रखेगा, वो तुमसे पैसा मांगेगा, तो तुम्हें पैसा देना होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तुमने उसे मना नहीं किया, यानी अपने कंडक्ट से तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सपोज करो जब ऑटो आता है, तुम खड़े हो ऑटो पे, ठीक है, ऑटो के लिए खड़े हो, ऑटो आया, तुम बैठ गए, ऑटो चल पड़ा, तो यहाँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई तुमने ऑटो पे बैठा है अपने कंडक्ट से, भले ही कुछ बातचीत नहीं हुआ है, ऑटो पे बैठा है, तुमने अपने कंडक्ट से ये दिखाया है कि भाई जहाँ तुम उतारोगे मुझे, वहाँ मुझे तुम्हें पेमेंट करनी होगी। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टैसिट मतलब होता है साइलेंट, ठीक है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है जहां पर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट हो। इसमें देखो कंडक्ट और इम्प्लीकेशन एक्शन तीनों चीज से बन सकता है, इसमें सिर्फ कंडक्ट से बन सकता है। जैसे कि फॉल ऑफ हैमर, याद करो ऑक्शन सेल परसों ही पढ़ाया मैंने, ऑक्शन सेल जैसे ही हैमर गिरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, यानी जो हैमर गिर रहा है वो तुम्हारा कंडक्ट से पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में तुम इंटर कर चुके हो, उससे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हैमर गिरा, ऑनरशिप ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इस पे तो भाई आगे पूरा यूनिट ही समझ लो ऐसा है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तुम खुद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लॉ के कारण इंटर होना पड़ता है। सपोज करो मेरा ये वॉच गिर गया कहीं और तुम्हें मिला, तो जैसे ही तुमने वो वॉच उठाया, हम दोनों के बीच में एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे, क्योंकि लॉ बोलता है कि अगर तुम्हें कोई गुड्स गिरा हुआ मिले तो तुम्हें कोशिश करनी है उसके ट्रू ऑनर तक, यानी मेरे तक ये गुड्स पहुंचाने की। अगर तुम नहीं पहुंचाते हो और अपने रख लेते हो तो भाई ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है। इस पे तो आगे बहुत पूरा बात ही है, पूरा चर्चा ही है भाई। ई कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, जो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। कुछ होते हैं ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन ही साइन होते हैं, तो भाई वो ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सा बात है, जहां पर काम हो गया है उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जीक्यूटरी यानी जहां पर काम होना बाकी है। मैंने बोला तुम्हें कि भाई देख
ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ये पेन मैं तुम्हें बेचूंगा, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, मैंने ये पेन तुम्हें बेच दिया, बदले में तुमने मुझे पैसा दे दिया। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी दोनों ने अपना काम कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ने अपना काम कर लिया, दोनों पार्टी ने। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी अभी एक पार्टी ने काम किया है, दूसरे ने नहीं किया है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल। यानी मैंने ये पेन तुम्हें दे दिया बट तुमने अभी तक मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरा काम हो गया है, तुम्हारा काम नहीं हुआ है, तो ये यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी हुआ। बायलैटरल एग्जीक्यूटरी यानी मैंने ना अभी तुम्हें पेन दिया है ना तुमने मेरे को पैसा दिया है, दोनों को अभी काम करना बाकी है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब चलो अब आते हैं ऑफर। सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर डिफाइन है। ऑफर क्या हुआ, मैंने नेहा शर्मा को जाकर बोला कि भाई क्या बोल रहा हूँ, नेहा शर्मा को बोला विल यू मैरी मी, तो ये ऑफर हुआ, मैंने नेहा शर्मा को जाकर दिया ऑफर। ऑफर इज मेड व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस, हिज फाइनल विलिंगनेस टू डू और एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एक आदमी जब दूसरे आदमी को सिग्निफाई करेगा कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए, इस इंटेंशन से, इस व्यू से कि उसका अप्रूवल मिले, वो कहलाता है ऑफर। यानी मैंने ऑफर नेहा को दिया मेरे से शादी करने का, ये ऑफर मैंने किस इंटेंशन से दिया कि काश वो हाँ बोले। मैं ये सोच के तो ऑफर नहीं दिया कि वो मेरे को मना कर दे। मैंने अपना ऑफर, अपना विलिंगनेस, फाइनल विलिंगनेस सिग्निफाई किया किसको, अदर पर्सन को, इस व्यू से कि वो हाँ बोलेगी। इसी को हम लोग ऑफर बोलते हैं। अब ये ऑफर कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ ना करने का भी हो सकता है। जैसे मेरे से शादी करने का ऑफर भी हो सकता है, और हो सकता है कि मैं बोलूँ कि देख मेरे से शादी मत कर, तू मेरे प्यार में पागल है, मेरे को पता है, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरे को भूल जाओ। तो ये कुछ ना करने का हुआ। तो यानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ करने या कुछ ना करने का। जो ऑफर देता है, जैसे मैंने उसको ऑफर दिया, ये ऑफरर हुआ, ठीक है, ऑफरर कहलाया मैं ऑफरर, प्रॉमिसर। जब वो एक्सेप्ट कर लेगी तो प्रॉमिस हो जाएगा, जब प्रॉमिस हो जाएगा तो मैं प्रॉमिसर कहलाऊंगा। सिंपल सा बात है। नेहा कौन हुई, ऑफरी हुई, जब वो एक्सेप्ट कर लेगी तो वो प्रॉमिसी कहलाएगी। अब इसके एसेंशियल्स हम लोग पढ़ेंगे कि ऑफर के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी मैं अपनी इच्छा बताऊंगा दूसरे को कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता हूँ। और ये विलिंगनेस एक्सप्रेस भी हो सकता है, ठीक है, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड ही होना चाहिए। यानी मेरे को बताना होगा उसको जाके कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और इस व्यू से जाना चाहिए कि उसका एसेंट मिले। यानी मैं ऑफर यही सोच के कर रहा हूँ कि वो एक्सेप्ट करेगी, ये सोच के नहीं भाई। पॉजिटिविटी सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, यानी कुछ करने का भी, कुछ ना करने का भी। मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मैंने बोला सोशल रिलेशनशिप नहीं भाई, सोशल रिलेशनशिप नहीं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, याद है ना। मस्ट बी सर्टन होना चाहिए, वो जो पढ़ के आया है वही, बस वही सब बात है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, देखो जब तक मैं अपनी दिल की बात नेहा को नहीं बताऊंगा, उसे पता कैसे चलेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सो मैंने उसे अपने दिल की बात बताई, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगी हमको। जब वो उसको पता ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही कैसे करेगी। जब मैंने ऑफर दिया ही नहीं तो एक्सेप्टेंस आएगा कैसे। तो ऑफर जो है कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, यानी कम्युनिकेट करना कंपलसरी है, मेरे को जाके बोलना पड़ेगा उसे, ठीक है। ये केस आता है एक ललमन शुक्ला और रुको भाई, ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या होता है, गौरी दत्त का जो है वो खो जाता है, नेफ्यू खो जाता है शायद, हाँ नेफ्यू खो जाता है। तो उसने ऑफर, तो ललमन शुक्ला उसके यहाँ सर्वेंट रहता है, वो खोजने जाता है नेफ्यू। जब वो खोजने निकल जाता है तब ये गौरी दत्ता ने पेपर में एक लिखवाता है कि भाई जिसको भी मेरा नेफ्यू मिलेगा उसको मैं कुछ अमाउंट दूंगा। तो लालमन शुक्ला जो है वो लेकर आता है, शुक्ला जी जो है वो बच्चे को लेकर आ जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ऐसा ऑफर गौरी दत्त ने दिया था, तो वो मांगता है कि भाई मेरे को पैसा दो, मैंने तो खोज के लाया। तो गौरी दत्त सिंपल सा बात बोलता है, क्या मैंने तुम्हें कम्युनिकेट किया, मैंने ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया, तुमसे कम्युनिकेट नहीं किया, तो फिर भाई तुम एक्सेप्ट कैसे करोगे। जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कैसे करोगे। ऑफर कंडीशनल होना चाहिए, यानी ऑफर में ये मैं लिख दूं कि जैसे मैंने नेहा शर्मा को ये ऑफर दिया और बोला शादी होगा मेरे घर से,
तो ये कंडीशन हो गया और उस कंडीशन को उसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी ऑफर एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। यानी कि सिर्फ मैं नेहा को ऑफर दे रहा हूं तो ये स्पेसिफिक हो गया किसी एक पार्टिकुलर आदमी को। और अगर इन जनरल पूरी दुनिया को ऑफर दे रहा हूं, जैसे पहले के टाइम में स्वयंवर होता था कि ये जो भी इस धनुष को उठाकर तीर चला देगा तो वो उसका वो हो जाएगा, मतलब उससे राजकुमारी का शादी होगा। तो वो जनरल ऑफर था, पूरे दुनिया को जो है वो ऑफर दिया गया था कि जो भी करेगा, जो ये काम कर लेगा वो बन जाएगा उसका पति। सही पकड़े हैं। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लाई। आप देखो, ऑफर में ये नहीं होना चाहिए, मैं नेहा को ये नहीं बोल सकता अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूँगा कि तुम मेरे से शादी करना चाहती हो। ये मैं बोल ही नहीं सकता। यानी साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। यानी उसको या तो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। अगर वो चुप रह जाती है तो उसको, उसकी चुप्पी को मैं ये नहीं समझ सकता हूं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं भाई, ये नहीं बोल सकता मैं। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर वो हाँ बोलेगी तभी मैं मानूंगा कि एक्सेप्टेंस हुआ है। अगर वो चुप रह गई, कुछ नहीं बोली, तो मैं उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता। और ना ही कोई कंडीशन लगा सकता हूँ ऐसा कि तुमने अगर कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूँगा कि तुम मेरे से प्यार करती हो। ऐसा सब भाई नहीं कर सकता मैं, ये कंडीशन लगा ही नहीं सकता। अगर एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट नहीं हुआ सर्टेन टाइम के अंदर तो ऑफर जो है वो कंसिडर्ड नहीं होगा एक्सेप्टेड। मान लो मैंने ये ऑफर नेहा को दिया, बोला मेरे को 3 दिन के अंदर रिप्लाई चाहिए, 3 दिन के अंदर उसने मेरे को ये रिप्लाई नहीं दिया, मेरे से कम्युनिकेट नहीं किया आके, क्या ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सर्टेन टाइम के अंदर ही माना जाएगा, अगर एक्सेप्ट होगा तभी माना जाएगा। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। अब देखो, ऑफर जो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट, ये सबसे अलग है भाई। देखो, मैंने सपोज करो मैं और मेरा दोस्त बैठा है, उसका दोस्त, मेरा दोस्त का घर भाई समझो बहुत बड़ा है। सोचो मेरा दोस्त का नाम है मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी और मैं बैठा हूँ उनके घर पे बैठा हूँ, चाय शाय पी रहा हूँ। मैंने बोला ये घर कितने का है? मुकेश अंबानी जी ने बोला 2 करोड़ का। 2 करोड़ का तो नहीं होगा, 200 करोड़ का। चलो 200 करोड़ का घर है। तो ये जैसे उन्होंने बोला तो क्या ये ऑफर मैंने दिया वो एक्सेप्ट हो गया? नहीं, मैंने प्राइस पूछा और उसने प्राइस का वो बताया, आंसर दिया। यानी आंसर टू अ क्वेश्चन, देखो यहाँ बात है, कहाँ चला गया भाई? आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर एक्सेप्टेड। यानी मैंने पूछा कि कितना दाम है इसका और उसने 200 दाम बता दिया, तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है भाई, एक्सेप्टेंस नहीं है ये। इंटेंशन, आंसर, कोई क्वेश्चन का आंसर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता है। उसके अलावा उसने बोला, मुकेश अंबानी जी ने बोला कि ये घर मैं बेचना चाहता हूँ। उसने बोला बेचना चाहता हूं, क्या ये ऑफर है? नहीं है ये ऑफर। वो अपना इंटेंशन बता रहा है कि बेचना चाहता हूं, अभी ऑफर दिया नहीं है कि बेचना है, बेचना चाहता हूं ये सोच रहा है वो। सोचना यानी इंटेंशन अपना बताना कि मैं अपने सामान के साथ ये करूंगा वो करूंगा, जब करेगा तब देखा जाएगा, अभी वो ऑफर नहीं होगा। तो तुम वो एक्सेप्ट करके हाँ मैं खरीदूंगा, और उसके बाद मुकेश अंबानी जी ने बोला नहीं अभी नहीं बेच रहा, तो तुम ये जाके ये नहीं बोल सकते ऑफर कैंसिल किया इसने, मैं कोर्ट जाऊंगा। नहीं कर सकते भाई, उसने अपना इंटेंशन बताया है बस। एक हार्वी वर्सेस फेसी का एक केस होता है, इसमें बोलता है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। यानी किसी का प्राइस बता देना ऑफर नहीं है। तुम दुकान में जाते हो, वहाँ नीचे प्राइस लिखा रहता है, तो क्या ये ऑफर है? नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर है। यानी इतने प्राइस में वो बेचेगा, तुम जाते के साथ वो सामान उठा लो, बोलो मेरे को सामान ये चाहिए ही। अगर सेलर चाहे तो वो सामान तुम्हें देने से मना कर सकता है, क्योंकि ये ऑफर नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफर नहीं होता है। कोई इनविटेशन दिया गया है ताकि तुम ऑफर आके करो, जैसे कि ऑक्शन सेल में इनवाइट किया जाता है बीडर्स को कि आइए ऑफर दीजिए, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है, यानी ऑफर नहीं है। ऑफर एक्सेप्ट, वहाँ पे जो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, तुमको फिर ऑफर देना होगा। देखो ऑफर कितने तरह के होते हैं, कैसे ये बनते हैं और कैसे ये
और कौन इनको बनाता है, इसके हिसाब से दो तरह के ऑफर होते हैं। पहला, कैसे ये बनते हैं, तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये हमेशा से ऊपर से पढ़ते हैं। एक्सप्रेस जिसमें रिटर्न और स्पोकन हो, इम्प्लाइड एक्शन से बने, ठीक है। ये हो गया ऑफर। जैसे कि कूली लेकर सामान लेकर जैसे बढ़ने लगा, उसने ऑफर दिया, तुम उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, इम्प्लाइड। उसके बाद ऑफर दो तरीके से हो सकता है, एक जनरल, एक स्पेसिफिक। जनरल ऑफर पूरी दुनिया को, वो स्वयंवर वाला मैंने बताया, पूरी दुनिया को बोला कि ये धनुष से जिसने तीर चलाकर इसे तोड़ दिया वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है, तो ये जनरल ऑफर है पूरी दुनिया को। एक स्पेसिफिक ऑफर, मैं सिर्फ नेहा शर्मा को बोल रहा हूँ कि तुम इससे शादी करोगी, तो ये स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगा। अब ये देख लो, यहाँ पर मैंने इसको बस लिखा है, जो मैंने बताया वही लिखा है। एक ये पढ़ लो, केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरल वर्सेस स्मोक बॉल। इसमें क्या होता है, स्मोक बॉल नाम का एक कंपनी होता है, वो बोलता है कि मेरा स्मोक बॉल जो है, एक कंपनी होता है, शायद स्मोक बॉल नाम से नहीं है, एक कंपनी है, वो बोलता है मेरी अगर ये मेडिसिन खा लोगे तो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो ये केरिल भाई अपना दिमाग का 200% यूज़ करती है, और वो क्या करती है, वो खा लेती है उसका मेडिसिन, एंड देन अपने आप को खुद से इन्फ्लुएंजा से एक्सपोज कर देती है, तो उससे उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, और हो जाता है तो फिर वो केस करती है, और केस करके वो जीत जाती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, बाद में उसका डेथ हो जाता है इन्फ्लुएंजा के कारण। जीती बट क्या क्या ही की जीत के। तो यहाँ पर ये जनरल ऑफर है, उसने जो कंपनी ने बोला कि मेरा दवाई खाकर मेरे किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, ये पूरा जनरल का था, यानी पूरा पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर सकता था, इसलिए कार्डिल जो है इसको एक्सेप्ट की। स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर क्या हुआ, जब किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन या पार्टिकुलर पर्सन को दिया, जैसे मैंने नेहा शर्मा को दिया तो वो स्पेसिफिक ऑफर हुआ। काउंटर ऑफर देखो सिंपल है, ये मम्मी लोग करती है, जब सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाला बोलता है भाई देखिए 20 रुपए किलो देंगे, मम्मी लोग बोलती है नहीं भाई 10 रुपए किलो दोगे, तो जैसे उसने ऑफर दिया कि मैं 20 रुपए किलो आलू बेचूंगा, तुम्हारी मम्मी ने सबकी मम्मी करती है, उन्होंने बोला नहीं 10 रुपए किलो तुम बेचो, तो 20 का जो ऑफर था उसको काट के 10 का ऑफर मम्मी ने दिया। फिर तो काउंटर ऑफर को बार्गेनिंग में बोलते हैं। इसमें जो पुराना ऑफर रहता है जो कि सब्जी वाले ने दिया वो लैप्स हो जाता है, क्योंकि हमने नया ऑफर दे दिया, ठीक है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स। फिर क्रॉस ऑफर, ये क्या होता है, दो आदमी, सपोज करो मैं और नेहा शर्मा एक साथ दोनों गाड़ी से उतरे, और दोनों उतरते के साथ एक साथ दोनों ने ये बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगी, एक साथ, और दोनों को ये नहीं पता था कि वो मेरे को ये ऑफर देने वाली है या मैं उसको ऐसा ऑफर देने वाला हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑफर। ये एकदम सेम होता है, इसमें दोनों का ऑफर कैंसिल नहीं हुआ, दोनों का एक ही आइडेंटिकल ऑफर होता है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर यानी कि कुछ समय तक के लिए ये ऑफर वैलिड रहता है पूरे पब्लिक के लिए, उस समय के बाद ये खत्म हो जाता है। जैसे कि तुम लोग रहोगे सेल 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 विंटर सेल 7 दिसंबर तक 20% ऑफ, तो वो स्टैंडिंग ऑफर है, पूरी दुनिया जनरल है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन 7 दिसंबर तक ही। फिर एसेंशियल ऑफ ऑफर क्या है, देखो वही जो मैंने ऊपर पढ़ाया वही, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेट करना होगा ऑफरी से, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। डिफिनिट होना चाहिए, यानी सर्टेनिटी होना चाहिए, इस व्यू से होना चाहिए कि हमें अप्रूवल मिल जाए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम उसको ऑफर एक्सेप्टेड मान ले, ऐसा कुछ हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ये पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी हो सकता है, जनरल स्पेसिफिक भी हो सकता है। ऑफर क्या नहीं है, इंटेंशन टू डू समथिंग वो ऑफर नहीं है, कोई आंसर क्वेश्चन का ऑफर नहीं है, प्राइस बताना ऑफर नहीं है। इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, जब हम किसी को इन्वाइट करें कि वो हमको ऑफर दे, तो उस सिचुएशन उसको हम लोग बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर जैसे शेयर मार्केट में प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशू करता है वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है कि भाई क्या तुम्हें मेरा शेयर्स लेना है, तो देखो मैंने इनवाइट किया है, तुम आके ऑफर कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है वो भी इन्विटेशन टू ऑफर है। उसके बाद मेमो, लिस्ट प्राइस, क्लॉथ पे जो प्राइस लिखा हुआ है वो भी इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है वो सब। सेलिंग क्लॉथ पे जो प्राइस लिखा है वो सब इन्विटेशन टू ऑफर है। अब एक्सेप्टेंस क्या हुआ, एक्सेप्टेंस मतलब अपना एसेंट देना। नेहा ने मेरे को एसेंट दे दिया, यस आई विल मैरी यू, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अब एक चीज़ याद रखना,
जिसको मैं ऑफर दूंगा वही ऑफर एक्सेप्ट करेगा। मतलब जनरल ऑफर में नहीं, स्पेसिफिक ऑफर में मैंने नेहा को ऑफर दिया और नेहा की छोटी बहन एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, तो ये भाई सही नहीं है, ये ऑफर नहीं वैलिड होगा, क्योंकि ऑफर जिसको दिया गया वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसका कोई बिहाफ पे या उसके कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ठीक है, एसेंशियल, अब एक्सेप्टेंस की एसेंशियल पढ़ते हैं भाई, सेम चीज़ है, ऑफर वाला ही है। ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको दिया, मैंने नेहा को ऑफर दिया तो नेहा ही एक्सेप्ट करेगी, नेहा की छोटी बहन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बोल्टन वर्सेस जॉन का केस है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट, यानी जो कंडीशन मैंने लगाकर दिया वही कंडीशन पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यानी कि मैंने नेहा को बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो नेहा बोलेगी हाँ, बस हाँ। अगर उसने कोई कंडीशन एक्स्ट्रा लगाया कि हाँ देखो शादी करूंगी बट 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि ऑफर अगर उसने कुछ वापस बोला तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा और मेरा ऑफर लैप्स कर जाएगा। ठीक है, आलू वाला केस याद रखो, आलू वाले ने बोला 20 रुपये किलो, मम्मी ने 20 रुपये किलो ले लिया, तब वो एक्सेप्टेंस हुआ। अगर मम्मी ने कुछ कंडीशन लगा दिया कि नहीं 20 नहीं लूँगा 15 लूँगी, तो भैया नहीं हो सकता था, वो ऑफर वैलिड एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेट होना चाहिए जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, जैसा बोला गया वैसे ही एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर होना चाहिए और मेयर साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। और एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर कम्युनिकेट कब होगा और ऑफर कम्युनिकेट कब होगा और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगा। ऑफर कम्युनिकेट तब होगा जब वो नॉलेज ऑफ अदर पार्टी में पहुंचेगा। यानी मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने चिट्ठी लिखकर भेजी, नेहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, विल यू मैरी मी, ये चिट्ठी मैंने भेज दी, तो ऑफर कंप्लीट तब होगा जब ये चिट्ठी नेहा पढ़ेगी, तब होगा, ना कि नेहा के पास पहुंच गया, उसने टेबल पे रख दिया, क्या ऑफर एक्सेप्टेड होगा? नहीं होगा, जब तक वो पढ़ेगी नहीं, उसके नॉलेज में ही मेरी चिट्ठी नहीं जाएगी नॉलेज में, तब तक की ऑफर मैं मानूंगा ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है। अब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कैसे होगा? देखो, एक्सेप्टेंस बाय एक्ट से भी हो सकता है, ओमिशन से भी, यानी मैंने कुछ करने को बोला और उसने वो चीज़ किया तो मान लूँगा कि एक्सेप्टेंस हो गया। मैंने कुछ ना करने को बोला, उसने वो चीज़ नहीं किया, तो मैं मान लूँगा ऑफर एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, यानी कंडक्ट भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। अब ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब होगा? जैसे ही, देखो यहाँ पे थोड़ा डेट इधर उधर हो गया है, डेट पे फोकस मत करना, ठीक है, ये मेरे से लिखने में गलती हो गया। जैसे कि एक ऑफरर है, मैंने ऑफर दिया नेहा को लिखकर कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये ऑफर गया उसके पास, ऑफरी के पास, प्रपोजी के पास, यानी नेहा के पास। नेहा ने इसे 2 दिन बाद पढ़ा, तो ऑफर कंप्लीट कब हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हुआ? जब नेहा ने इसको पढ़ा, उसको पढ़ते के साथ उसने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई दिया उसने 3 दिन बाद। सपोज करो आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को मैंने ऑफर दिया, नेहा के पास लेटर पहुंचा 12 दिसंबर को, लेकिन उसने पढ़ा 13 दिसंबर को, तो ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ? कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट 13 दिसंबर को हुआ। 13 दिसंबर को हुआ, उसके उसने पढ़ा, रिप्लाई दिया, उसने 15 दिसंबर को इन ट्रांजिट डाल दिया, यानी डाकघर में जाकर वो डाल दिया। तो एक्सेप्टेंस कब होगा? मतलब एक्सेप्टेंस कब? मेरे लिए एक्सेप्टेंस उसी दिन से हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? रुको, देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, और कम्युनिकेशन एंड ऑफर, पहले ये समझ लो, जिस दिन नेहा मेरा लेटर पढ़ लेगी ऑफर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। जिस दिन मैं नेहा का लेटर, उसने रिप्लाई दिया, वो लेटर आया और मैं उसे पढ़ लिया, उसके तरफ से उसके लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया। समझ गया? यानी पढ़ना होता है, ठीक है, जिस दिन पढ़ लिया उस दिन। देखो यहाँ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड व्हेन इट पुट इन ट्रांजिट बाय ऑफरी प्रपोजल। मेरे लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? मेरे लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? उसने जैसे ही ट्रांजिट में डाला, मतलब ट्रांजिट में डाला लेटर, उसने यस लिखा, नो लिखा, मेरे को नहीं पता, लेकिन जिस दिन उसने वो लेटर ट्रांजिट में डाल दिया, मेरे लिए वो बाइंड हो गया, मेरे लिए। लेकिन उसके लिए बाइंड कब होगा? जब मेरे नॉलेज में आएगा तब।
एक्सेप्टर के लिए ऑफरी एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होगा जब उसके नॉलेज में आएगा। यानी नेहा के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब मैं उसे पढ़ लूंगा, उसके रिप्लाई को पढ़ लूंगा। मेरे लिए एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होगा जब नेहा अपना रिप्लाई ट्रांजिट में डाल दे। भले ही मेरे को नहीं पता है यस है या नो है, जो भी उसका लिखा हुआ है मेरे पे बाइंड है। अगर यस लिखा होगा तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होगा, नो लिखा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना होगा। अगर देखो ट्रांजिट में लेटर खो भी जाता है तब भी मैं लायबल हूंगा, क्योंकि भाई जिस दिन ट्रांजिट में डाला उस दिन से मैं लायबल हूं, बस ऐसा समझ लो। रिवोकेशन, अब भाई ऑफर एक्सेप्टेंस समझ गया। अब मान लो ऑफर देने के बाद मेरे को नेहा से ज़्यादा अच्छी श्रद्धा कपूर लगी। मैंने सोचा कि भाई नेहा से अच्छा मैं श्रद्धा को ऑफर दे दूं। अब मैं नेहा से ऑफर कैंसिल करना चाहता हूँ, रिवोक करना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या करूँगा? तो मैं एक रिवोकेशन का लेटर दूंगा नेहा को कि नेहा मेरे से गलती हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं अपना ऑफर जो है रिवोक करना चाहता हूँ। ये लेटर मेरे को स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास जो ऑफर शादी का है वो पहुंच गया और उसने रिप्लाई करके ट्रांजिट में डाल दिया तो भैया मैं ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता। मेरे को उसके लेटर ट्रांजिट में डालने से पहले ही ऑफर कैंसिल करना होगा, नहीं तो भाई मैं बाइंड हो जाऊंगा। तो देखो मान लो मैंने 7 फरवरी को भेजा, इसने 8 फरवरी को पढ़ लिया, ठीक है, 8 फरवरी को पढ़ लिया। रिप्लाई इसने 9 फरवरी को पोस्ट में डालने के लिए भेजा, 9 फरवरी को। तो मैं रिवोक कब तक कर सकता हूँ? 9 फरवरी से पहले, यानी उसके ट्रांजिट में डालने से पहले अगर ये रिवोकेशन लेटर उसके पास पहुंच गया तो भैया ऑफर रिवोक हो जाएगा। यानी 9 फरवरी से पहले मेरे को रिवोक करना पड़ेगा। अब मान लो कभी कभी होता है कि ऑफर नेहा के पास ऑफर भी आया और उसके साथ रिवोकेशन भी आया, दोनों साथ आया, तो उस सिचुएशन में किसको मानेंगे? तो देखो ये बात याद रखना कि कहाँ गया भाई, यहाँ शायद नहीं लिखा हुआ है, आगे बढ़ता हूँ, नहीं इसमें नहीं लिखा, चलो मैं बता देता हूँ। जब ऑफर का लेटर और रिवोकेशन का लेटर एक समय पे एक टाइम पे आया तो उसमें जो रिवोकेशन का ऑफर है वो एब्सोल्यूट माना जाएगा। यानी हम लोग किसको मानेंगे? रिवोकेशन के ऑफर को, ऑफर के लेटर को नहीं। रिवोकेशन का लेटर जो है उस ऑफर के लेटर को ऊपर सुपरवाइज कर जाएगा, ठीक है। अगर रिवोकेशन का लेटर ऑफर ट्रांजिट डालने के बाद मिला तो भैया रिवोकेशन हो ही नहीं सकता भाई, भूल जाओ। अब एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब होगा? एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन तब होगा जब नेहा रिवोकेशन लेटर हमको दे देगी स्पीड पोस्ट से और मेरे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले ही वो रिवोकेशन का आ जाए। यानी उसने ट्रांजिट में डाला, बोला नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैं ऋतिक रोशन से शादी करूंगी, तो मैं फट उसने रिवोकेशन लेटर लिखा और मेरे को भेज दिया। मेरे को जैसे भेजा, अगर वो एक्सेप्टेंस के लेटर आने से पहले रिवोकेशन का लेटर आ गया तो भैया एक्सेप्टेंस का कोई यूज़ नहीं है। बाद में आया तो भैया वो बाइंड हो जाएगी अगर मैंने वो एक्सेप्टेंस का लेटर पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा है और यूनिट 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवोकेशन का मोड क्या क्या है, यानी किस किस तरीके से हम एक ऑफर को रिवोक कर सकते हैं यानी कैंसिल कर सकते हैं। पहला, नोटिस देके रिवोकेशन का जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा, लैप्स ऑफ टाइम, मान लो हमने ऑफर दिया 3 दिन के लिए, 3 दिन तक में तुम्हारा जवाब चाहिए, 3 दिन तक जवाब नहीं आया, 3 दिन बाद अपना ही खुद ऑफर खुद खत्म हो जाएगा, कोई रिवोकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन मैंने लगाया और वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है अगर एक्सेप्टर, तो भैया ऑफर वहीं पर रिवोक हो जाएगा। यानी कि मैंने कंडीशन लगाया कि ये पेन मैं तुम्हें तब बेचूंगा जब तुम मुझे थोड़ा पेमेंट अभी दे दोगे। मैंने ये कंडीशन लगा के ऑफर दिया तो उसने बोला ठीक है मैं ये पेन खरीदूंगा, और लेकिन उसने पेमेंट दिया ही नहीं, तो क्या यहाँ ऑफर रिवोक हो गया? हाँ भाई रिवोक हो गया, क्योंकि मैंने जो कंडीशन लगाया था वो तुमने फुलफिल नहीं किया। बाय डेथ और इंसैनिटी, मान लो किसी मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया मिस्टर वाई को, और हुआ क्या, मिस्टर वाई के एक्सेप्ट करने से पहले ही मिस्टर एक्स की डेथ हो गई।
या एक्सेप्ट कर भी लिया तो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई या मिस्टर वाई की किसी के भी डेथ हो गई, तो भैया उस सिचुएशन में ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा। अगर ये डेथ का नॉलेज होगा एक्सेप्टर को तब, यानी मिस्टर एक्स मर गया और मिस्टर वाई को पता है कि भाई अब वो मर गया, तो फिर ऑफर रिवोक हो जाएगा। अगर मिस्टर वाई को नहीं पता है कि मिस्टर एक्स मरा है कि नहीं मरा है और उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो भैया जो मिस्टर एक्स का जो वो होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो लायबल होगा उस ऑफर को, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाय काउंटर ऑफर। ये तो मैंने पहले ही पढ़ाया। एक ऑफर लैप्स हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा जब दूसरा काउंटर ऑफर दे देगा, सब्जी वाला केस, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब मोड में मैंने बोला कि भाई लिखकर ऑफर दे रहा हूँ, लिखकर ही एक्सेप्ट करना है, उसने लिखकर एक्सेप्ट नहीं किया, बोल गया, फ़ोन करके बोला, तो ऑफर ऐसे ही लैप्स हो जाएगा। और सब्सिक्वेंट इलेगलिटी, यानी कुछ इलीगल कामों के लिए ऑफर दे रहा हूँ, जैसे कि किडनैपिंग के लिए ऑफर दे रहा हूँ, तो ये वैलिड नहीं होगा। यूनिट 1 तुम्हारा कंप्लीट। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा ये वीडियो और पसंद आया होगा। मैं जल्दी यूनिट 2 लाऊंगा। जब तक मैं यूनिट 2 ला रहा हूँ तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बना लेने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।